भिंडी क्लासेज में स्वागत है आपका। हम संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। अब तक हमने महाकवि भास को पढ़ा, महाकवि कालिदास को पढ़ा। आज अपना विषय होगा महाकवि शुद्रक और अश्वघोष। इन दोनों के 2009 से 2023 तक के प्रश्न है। रीट पात्रता प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा सामान्य और शिक्षा विभाग के प्रश्न है। आइए प्रारंभ करते हैं। महाकवि शुद्रक। देखिए पहला प्रश्न, आचार्य चारुदत्त के पुत्र से नाम आसीत पुत्र का नाम था। रोहितासु है, रोहित है, रोहतक है या रोहसेन है। आरपीएससी के सामान्य शिक्षा विभाग 2010 में पूछा गया है। महाकवि शुद्रक के मृच्छकटिकम नाम के प्रकरण से ये प्रश्न है। तो पहले इसकी सामान्य जानकारी लेते हैं, फिर उत्तर की ओर आगे बढ़ेंगे हम। मृच्छकटिकम की कुछ सामान्य विशेषताएं हैं जिनको हमें समझना जरूरी है, जिनके आधार पर आगे के प्रश्न भी हल होंगे। अब तक अपनी तैयारी की जांच भी होगी। मृच्छकटिकम सामाजिक घटना प्रदान है, 10 अंक है और इसको नाट्य साहित्य में प्रकरण माना जाता है। ये 3 मुख्य विशेषताएं हैं। मृच्छकटिकम नाम का नाटक सामाजिक घटना प्रदान है। इसमें कुल अंकों की संख्या 10 है और नाट्य साहित्य के 10 भेदों में से इसे प्रकरण माना जाता है। यदि इसमें मुख्य रस की बात की जाए तो श्रृंगार मुख्य रस है, लाटी रीति है और इसमें प्रसाद गुण है। इसलिए बोर्ड पे लिखा है कि अपना समय भी बचे और किताब का डेमो भी हो जाए। किस प्रकार की किताब है, लिखने में ज्यादा समय लगता है, लिखा हुआ है उसकी व्याख्या करना ठीक रहता है। इसमें उज्जैन की प्रसिद्ध नायिका है वसंत सेना और ब्राह्मण चारुदत्त, इन दोनों के प्रेम का वर्णन किया गया है। मृच्छकटिकम में उज्जैन की प्रसिद्ध वेश्या वसंत सेना, इसके साथ में ब्राह्मण चारुदत्त, इनके प्रेम का वर्णन किया गया है। चारुदत्त की प्रथम पत्नी का नाम द्यूता है, पुत्र का नाम रोहसेन है। यही हमसे पूछा गया है। चारुदत्त के पुत्र का नाम क्या है, तो पुत्र का नाम रोहसेन है। इस मृच्छकटिकम नाम के नाटक में विदूषक का नाम मैत्रेय है, दासी का नाम मदनिका है। महाकवि भास ने चारुदत्त नाम का नाटक लिखा है। इसको पुरस्कृत करके ही मृच्छकटिकम नाम का नाटक लिखा गया है। इस ग्रंथ के टीकाकार पृथ्वीधर है। पृथ्वीधर ने मृच्छकटिकम नाम के प्रकरण पर अपनी टीका लिखी है। ये मृच्छकटिकम की कुछ मुख्य विशेषताओं को हमने देखा। एक प्रश्न इससे था, चारुदत्त के पुत्र का नाम क्या है, तो रोहसेन है। आइए आगे बढ़ते हैं और किस प्रकार के प्रश्न अब तक आ चुके हैं। कस्मिन रूप के किस रूपक में विप्र है, विप्र या ब्राह्मण नायको अस्ति नायक है, किस रूपक में ब्राह्मण नायक है। ये संस्कृत शिक्षा विभाग 2023 में पूछा गया प्रश्न है। मृच्छकटिकम में अभी हमने पढ़ा उज्जैन के दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त और उनकी पत्नी वसंत सेना के प्रेम का वर्णन मृच्छकटिकम में किया गया है। तो सीधा और सरल प्रश्न, लेकिन थोड़ा गहराई से पूछा गया है कि कस्मिन रूप के किस रूपक में विप्र है, विप्र या ब्राह्मण नायको अस्ति नायक है। मृच्छकटिकम में है, 2023 में पूछा गया है। केवल एक प्रस्तावना पढ़नी है, प्रस्तावना से 2 प्रश्न हो गए। फिर आगे बढ़िए। मृच्छकटिकम नाम के नाटक में विदूषकस्य नाम किम वर्तते, विदूषकस्य नाम, विदूषक का नाम किम वर्तते क्या है। मृच्छकटिकम नाम के नाटक में विदूषक का नाम क्या है, तो अभी इससे ठीक पहले हमने देखा था, वहां पर विदूषक का नाम है मैत्रेय। ये फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा गया। मृच्छकटिकम का आकलन आप कीजिए। एक बार हमसे पुत्र का नाम पूछा गया, दूसरी बार में हमसे यहाँ पूछा जा रहा है विदूषक का नाम, और इससे पहले पूछा जा रहा है नायक का नाम।
3 प्रश्न हो गए। पुत्र का नाम है, नायक का नाम है और विदूषक का नाम है। तो ऐसा ही प्रश्न और आगे आने की संभावनाएं यहां बनती है। फिर आगे बढ़ेंगे। रूपक भेदेषु मृच्छकटिकम वर्तते। रूपक के भेद में मृच्छकटिकम माना जाता है। रूपक या नाट्य साहित्य के 10 भेद पढ़ते हैं, उसमें से मृच्छकटिकम को प्रकरण माना जाता है और इसमें कुल अंकों की संख्या है 10। ये एक ही प्रस्तावना से चौथा प्रश्न हो गया। पुत्र का नाम, खुद नायक का नाम। इसके बाद में यहां पूछा गया है कि मृच्छकटिकम का प्रकार क्या है। रूपक साहित्य में, नाट्य साहित्य में तो प्रकरण इसे माना गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। नाट्य साहित्य के 10 भेद हम पढ़ते हैं। नाटक है, प्रकरण है, भाण है, प्रहसन है, डिम है, व्यायोग है, समवकार है, वीथी है, अंक है और ईहा मर्ग है। तो यहाँ पर मृच्छकटिकम को माना गया है प्रकरण। आगे जाकर के इस प्रकार की गुंजाइश भी बनती है कि नाट्य साहित्य के कितने भेद हैं, कौन सा भेद है अथवा नहीं है, ऐसी गुंजाइश भी बनती है। उसके लिए हमने व्याख्या यहाँ पर की है। क्योंकि हम नाट्य साहित्य या रूपक साहित्य यहीं पर आकर के पढ़ना बंद करते हैं, इसके भेदों को कम पढ़ते हैं या कम याद करते हैं। तो चौथा प्रश्न था मृच्छकटिकम क्या है। मृच्छकटिकम प्रकरण है। नाट्य साहित्य के या रूपक साहित्य के 10 भेद होते हैं। 4 प्रश्न। ग्रंथ 1 है। अब तक प्रश्न हो गए, उसमें से 4 प्रथम श्रेणी में भी आ गए, द्वितीय श्रेणी में भी आ गए, सामान्य शिक्षा विभाग में भी आ गए, तो संस्कृत शिक्षा विभाग में भी आ गए। 2010 में भी पूछा गया, तो 2023 में भी पूछा गया। तो इसका आकलन हम कर सकते हैं कि लगभग दूसरा तीसरा पेपर ऐसा होगा आरपीएससी का जिसमें इससे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। थोड़ा विस्तार से पढ़ करके और देखते हैं हम। मृच्छकटिकम का कथानक, इसमें पहला अंक है, इसको कहा गया है अलंकार न्यास। मदनिका दासी के नाम है, दासी का नाम है मदनिका के साथ विदूषक नाम का मैत्रेय चौराहे पर फूल चढ़ाता है। राजा का साला, इसका नाम है सकार। सकार वसंत सेना का पीछा कर रहा है। रात हो रही है, इस कारण से वसंत सेना चारुदत्त के घर में प्रवेश कर जाती है। वसंत सेना के पास में बहुमूल्य रत्नावली है। वसंत सेना बहुमूल्य रत्नावली उसके समीप अर्थात चारुदत्त के पास में न्यास या धरोहर के रूप में रख देती है। ये पहला अंक है। दूसरे अंक में हम चलेंगे तो इसका नाम है द्यूतकर संवाहक। इस अंक में चारुदत्त का नौकर संवाहक, इसी के आधार पर इसका नाम रखा हुआ है संवाहक। द्यूतकर जुआ खेलने वाला। इस अंक में चारुदत्त का नौकर संवाहक जुए की लत से परेशान होकर के बौद्ध भिक्षु बन जाता है। याद करने योग्य है, चारुदत्त के नौकर का नाम संवाहक है। अत्यधिक द्यूत या जुआ खेलता है, इसके आधार पे नाम पड़ा है द्यूतकर संवाहक। बौद्ध भिक्षु बन गया। वसंत सेना का हाथी संवाहक पर आक्रमण कर देता है। वसंत सेना का नौकर कर्ण कपूर, चारुदत्त के नौकर का नाम है संवाहक, वसंत सेना के नौकर का नाम है कर्ण कपूर, उसे बचा लेता है। किसको? संवाहक को बचा लेता है। चारुदत्त नौकर कर्ण कपूर को अपनी चादर पुरस्कार के रूप में देता है। द्वितीय अंक समाप्त हुआ। तृतीय अंक की ओर बढ़ते हैं। तृतीय अंक का नाम है संधि विच्छेद। इस तृतीय अंक में एक ब्राह्मण सरवलिक वसंत सेना की दासी और अपनी प्रेमिका मदनिका को दासत्व से मुक्त कराने के लिए चारुदत्त के घर में सेंध लगाता है। देखिए, सरवलिक नाम का ब्राह्मण वसंत सेना की दासी और अपनी प्रेमिका मदनिका सरवलिक की प्रेमिका है और वसंत सेना की दासी है। इसको दासत्व से मुक्त कराने के लिए चारुदत्त के घर में सेंध लगा देता है, प्रवेश करता है। चौथे अंक का नाम है मदनिका, सरवलिक मदनिका। यहाँ पर वसंत सेना की दासी का नाम है सरवलिक, यहाँ पर मदनिका से प्रेम करता है। वसंत सेना पूरी घटना को जानती है। वसंत सेना पूरी घटना को जान करके मदनिका को, जो उसकी दासी है, मुक्त कर देती है। इसी समय सरवलिक अपने मित्र आर्यक के बंदी होने की सूचना प्राप्त करता है।
वह मदनिका को छोड़कर, वसंत सेना के पास छोड़कर अपने मित्र आर्यक को बचाने के लिए चला जाता है। इस चौथा अंक समाप्त हुआ। पांचवें अंक में हम प्रवेश करते हैं, तो इसका नाम है दुर्दिन, बुरे दिन, बेकार दिन। चारुदत्त के घर में वसंत सेना रात्रि विश्राम करती है। रात्रि में हो रही वर्षा का सुंदर वर्णन इस अंक में किया गया है, पांचवें अंक में किया गया है, इसलिए पांचवा अंक वर्षा वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। छठा अंक प्रवहन विपर्यय इसका नाम है। वसंत सेना द्युता नाम की एक स्त्री को रत्नमाला लौटाना चाहती है, परंतु द्युता मना कर देती है। उसी समय चारुदत्त का पुत्र रोहसेन, नाटक को हमने ठीक प्रकार से पढ़ा हो। मृच्छकटिकम को अब तक हमने पढ़ा, उसमें से हमने देखा जितने भी प्रश्न आए हैं वो गहराई के हैं, सब भीतर से अंदर गहराई तक जिन्होंने पढ़ा है उनके ही सही हो पाए हैं। तो द्युता मना कर देती है। उसी समय चारुदत्त का पुत्र रोहसेन स्वर्ण की गाड़ी सकटिका की जिद करता है। रोहसेन एक बार अपने पड़ोसी को सोने की गाड़ी से खेलता हुआ देखता है। थोड़े समय उस गाड़ी से खेल लेता है। पड़ोसी का बेटा उस गाड़ी को लेकर के चला जाता है। जब उसके जाने के बाद में रजनिका ने उसे खेलने के लिए गाड़ी दी तो उसने मना कर दिया, और रोहसेन कहता है कि मेरे को तो वही सोने की गाड़ी चाहिए। तो सकटिका गाड़ी की, सकटिका का अर्थ है गाड़ी की, जिद करता है। वसंत सेना उसकी मिट्टी की गाड़ी पर आभूषण रख देती है। वसंत सेना के पास रजनिका रोहसेन को लेकर के जाती है। रोहसेन वसंत सेना से परिचय पूछता है। रजनिका ने कहा कि यह आपकी माँ है। तो रोहसेन ने कहा कि नहीं, मेरी माँ नहीं हो सकती, यदि मेरी माँ है तो इसके पास में सोने के गहने क्यों है। वसंत सेना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने सारे गहने उतार करके बालक रोहसेन की मिट्टी की गाड़ी में भर देती है। इस घटना के आधार पर, घटना कौन सी, वसंत सेना के द्वारा सोने के गहने उतार करके बालक रोहसेन की गाड़ी में भरना, इस घटना के आधार पर इस प्रकरण का नाम मृच्छकटिकम रखा गया है। मृच्छकटिकम का अर्थ है मृदा सकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। यहीं से भूल के कारण वसंत सेना सकार की गाड़ी में बैठ जाती है। सातवां अंक है आर्य का अपहरण। चारुदत्त आर्य की कथा सुनकर उसे अभिदान देते हुए उसी गाड़ी से विदा कर देता है। उसे वसंत सेना की चिंता होती है। चारुदत्त को चिंता हुई वसंत सेना की। आठवां अंक प्रारंभ हुआ। वसंत सेना का मोचन इसका नाम है। पुष्प करंडक उद्यान में सकार वसंत सेना से विवाह के लिए निवेदन करता है, लेकिन मना करने पर उसका या वसंत सेना का गला घोट देता है। बेहोश वसंत सेना को मरा हुआ समझकर सकार न्यायालय में चारुदत्त पर हत्या का आरोप लगाता है। बेहोश सकार करता है, आरोप लगाया उसने चारुदत्त पर। नवांक है व्यवहार, इसमें नाम है। न्यायालय के व्यवहार का इसमें वर्णन किया गया है। उस समय न्यायालय का व्यवहार आमजन के प्रति, सगे संबंधियों के प्रति कैसा था, तो इसमें न्यायालय का वास्तविक वर्णन है। सकार न्यायाधीश को धमकाता है। संकोच एवं दुख के कारण चारुदत्त कुछ नहीं बोलता है। उस समय उसके पास बोलने की स्थिति नहीं थी। आगे बढ़ेंगे तो अंतिम अंक होगा, इसका नाम है उपसंहार। इस अंक में या 10वें अंक में आर्यक पालक को मारकर राजा बन जाता है। पालक नाम के राजा को मार करके आर्यक राजा बन गया। चारुदत्त को मृत्युदंड होने से बचा लेता है। ये 10 अंक हमने संक्षेप में पढ़े। विस्तृत जानकारी यदि आपको चाहिए, पूरे ही प्रश्न ठीक यदि आपको करने हैं तो पूरा मृच्छकटिकम आपको पढ़ना चाहिए। मुख्य सूक्तियां हैं मृच्छकटिकम की। सर्वम शून्यम दरिद्र से, दरिद्र व्यक्ति का सब कुछ शून्य होता है। उसके सपने, उसका घर, उसका परिवार, उसका भविष्य वो शून्य ही माना जाता है, क्योंकि उसके पास में धन नहीं है। दूसरी सूक्ति है सुखम ही दुखान यनुभूये शोभते। सुख ही निश्चित रूप से दुखानी, यहां से 2 टुकड़े होंगे, दुखानी प्लस अनुभूये, दुखों को अनुभव करके शोभते अच्छे लगते हैं। सुख दुखों के बाद में ठीक लगते हैं। जिस व्यक्ति ने खूब सारे दुख देखे हैं, उसके बाद में यदि सुख की प्राप्ति होती है तो उस व्यक्ति को सुखों को प्राप्त करने में आनंद आता है। तीसरा है साहस श्री प्रतिवसति, साहस में लक्ष्मी निवास
करती है। ये 3 मुख्य सूक्तियां मृच्छकटिकम की हैं। अब हम शूद्रक का परिचय भी पढ़ेंगे। शूद्रक का समय ईस्वी सन की 2री शताब्दी माना जाता है, जबकि पाश्चात्य विद्वान कीथ ने शूद्रक को कल्पित कहा है। कीथ के अनुसार शूद्रक नाम का कोई लेखक हुआ ही नहीं। इसका कारण इन्होंने दिया है, मृच्छकटिकम की प्रस्तावना के 3 पद्यों में किसी परवर्ती बाद वाले कवि ने शूद्रक का वर्णन किया है। मृच्छकटिकम की प्रस्तावना महाकवि शूद्रक द्वारा लिखी गई, लेकिन इसके 3 पद्यों में किसी बाद में जन्म लिए कवि ने वर्णन किया है कि लब्धवा चायु प्राप्त करके आयु शताब्दम 110 दिन सहितम, और 10 दिन 100 वर्ष और 10 दिन सहित जब शूद्रक हो गए तो शूद्रको अग्नि में प्रविष्ट है, शूद्रक अग्नि में प्रवेश कर गए। यहीं पर शूद्रक के विषय में, जन्म के विषय में विवाद हुआ कि यदि शूद्रक ने स्वयं ने ये ग्रंथ लिखा है तो वो पहले ही कैसे लिख सकते हैं कि 100 वर्ष और 10 दिन का होने पर मैं अग्नि में प्रवेश कर रहा हूं। यहीं से विवाद है। इसके आधार पे कीथ कहते हैं कि शूद्रक नाम का कोई कवि, महाकवि या नाट्यकार नहीं हुआ है। महाकवि दंडी ने अब शूद्रक को किन किन महान विभूतियों ने याद किया है, तो महाकवि दंडी ने काव्यादर्श नाम के ग्रंथ में, वामन ने काव्यालंकार सूत्रवर्ती नाम के ग्रंथ में, धनिक ने 10 रूपावलोक ग्रंथ में शूद्रक के मृच्छकटिकम ग्रंथ के श्लोकों का उदाहरण दिया है। और महाकवि शूद्रक की एकमात्र कृति है मृच्छकटिकम। देखिए, हमने महाकवि शूद्रक और उनके ग्रंथ से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पढ़े। पहले में पढ़ा आचार्य चारुदत्त के पुत्र का नाम क्या है, रोहसेन है। ये 2010 सेकंड ग्रेड सामान्य एजुकेशन का प्रश्न था। इसके बाद 13 वर्ष बाद 2023 में प्रश्न आया कि किस रूपक में विप्र नायक है, मृच्छकटिकम में है। यहाँ पर चारुदत्त उज्जैन का रहने वाला है। फिर इसके बाद में तीसरा प्रश्न हमने पढ़ा, मृच्छकटिकम नाटके विदूषकस्य नाम किम, विदूषक का नाम क्या है, मैत्रेय है। ये तीसरा प्रश्न। फिर रूपक भेदेशु, रूपक के 10 भेदों में मृच्छकटिकम वर्तते, मृच्छकटिकम कौन सा भेद है, प्रकरण है। नाट्य साहित्य में 10 भेद हैं, इनको हमने पढ़ा, प्रकरण इसमें से है। 3 प्रश्न हो गए। और फिर मृच्छकटिकम का कथानक, महाकवि शूद्रक की मुख्य विशेषताओं को हमने पढ़ा है। अब आगे महाकवि अश्वघोष की रचना, इनसे संबंधित प्रश्नों को हम पढ़ेंगे। अधोलिखितासु, नीचे लिखी हुई कृतिसु, कृतियों में अश्वघोषस्य कृति रस्ति, अश्वघोष की कृति है। दोनों ही प्रकार हम जानते हैं, खूब सारा हमें अनुभव भी है। इनमें से गीत गोविंदम जयदेव का है, कुमार संभवम और रघुवंशम ये महाकवि कालिदास का है। शेष रहा अपने पास में सारिपुत्र प्रकरणम, ये महाकवि अश्वघोष के द्वारा लिखा हुआ है। आइए महाकवि अश्वघोष और उनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में हम जानकारी लेते हैं। तो इनकी पहली रचना है बुद्ध चरितम महाकाव्य, ये मुख्य रचना है इनकी। सौंदर्य नंद महाकाव्य, ये दूसरी रचना है। सारिपुत्र प्रकरणम तीसरी रचना है। राष्ट्रपाल नाटकम है। महायान श्रद्धोत्पाद शास्त्रम है। सूत्रालंकार शास्त्रम है। वज्र सूची है। गंडी स्त्रोत गाथा है। नैरात्म्य परिप्रेक्षा है और त्रिदंड माला है। 10 मुख्य रचनाएं महाकवि अश्वघोष की स्वीकार की जाती हैं। हमसे यही पूछा गया था अश्वघोष की कौन सी रचना है, तो इनमें से एक ही रचना है सारिपुत्र प्रकरणम। यहां भी ध्यान देने योग्य बात है कि इनकी मुख्य रचना बुद्ध चरितम है। इस बुद्ध चरितम को छोड़ करके दूसरी पुस्तक से संबंधित प्रश्न पूछ लिया गया। ये इनकी इतनी मुख्य रचना नहीं है, इससे प्रश्न अभी तक बहुत आए भी नहीं है, लेकिन 2014 में इससे भी पूछा गया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी रचना का प्रश्न पूछा जा सकता है।
सारीपुत्र प्रकरण, इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं भी हमें पढ़नी चाहिए। अशुघोष ने लिखा है, ये पढ़ लिया हमने। इस नाटक का नायक सारीपुत्र है और ये भी ब्राह्मण है। अभी तक 2 ग्रंथ ऐसे पढ़े हैं हमने, 2 ग्रंथ जिनके नायक ब्राह्मण है। इससे पहले हमने पढ़ा था मृच्छकटिकम, इसका नायक विप्र था और उसका नाम है चारुदत्त। इसी प्रकार से दूसरा हम पढ़ रहे हैं सारीपुत्र प्रकरण, इसमें भी नायक विप्र है और इसका नायक है सारीपुत्र। ये दोनों ध्यान रखने योग्य बात है। मृच्छकटिकम में नायक विप्र है, नाम है चारुदत्त। सारीपुत्र प्रकरण में नायक विप्र है और इसी में इसका नाम दिया गया है नायक का सारीपुत्र। तो सारीपुत्र नाम का ब्राह्मण है। इसमें सारीपुत्र और मोदगलायन नाम के शिष्यों का भगवान बुद्ध से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने का वर्णन मुख्य रूप से किया गया है और सारीपुत्र प्रकरण में अंकों की संख्या है 9। कवि अशुघोष से मातुहु नाम आसीत, कवि अशुघोष की माता का नाम है। ये भी आरपीएससी के सामान्य एजुकेशन में 2nd ग्रेड में 2010 में पूछा गया प्रश्न है। मीनाक्षी है, कनकाक्षी है, हरिणाक्षी है या स्वर्णाक्षी है। पहले कुछ परिचय और पढ़ेंगे महाकवि अशुघोष का, उसके बाद हमें उत्तर मिलेगा। महाकवि अशुघोष कुषाण राजा कनिष्क के समकालीन थे। जो समय कनिष्क का स्वीकार किया जाता है वही समय अशुघोष का माना जाता है। अतः इनका समय प्रथम शताब्दी माना जाता है। दोनों का समय, कनिष्क का और महाकवि अशुघोष का समय। इनके गुरु का नाम स्थविर पार्श्व और कुछ पुस्तकों में पुण्य यश माना जाता है। महाकवि अशुघोष के गुरु का नाम स्थविर पार्श्व है, कुछ पुस्तकों में पुण्य यश माना जाता है। अशुघोष साकेत के निवासी थे, जिसे वर्तमान में अयोध्या कहा जाता है। पहले भी अयोध्या कहा जाता था, बौद्ध काल में अयोध्या को कहा गया साकेत। तो साकेत के निवासी हैं अशुघोष और इनकी माता का नाम है स्वर्णाक्षी। अशुघोष ने अपनी रचनाओं में उपजाति और अनुष्टुप छंद का प्रयोग मुख्य रूप से किया है। 2 छंदों से विशेष लगाव रहा है, उपजाति से और अनुष्टुप से। अशुघोष का मूल नाम आर्यभदंत है। अशुघोष का मूल नाम है आर्यभदंत, लेकिन इनको बौद्ध भिक्षु मातृचेट, तार्किक, पितृचेट, मतिमित्र, भदंत, महावादी या महान शास्त्रार्थी और महाकवि नामों से भी संबोधित किया जाता है। मूल नाम आर्यभदंत है, बौद्ध भिक्षु कहा गया, मातृचेट कहा गया, तार्किक कहा गया, पितृचेट कहा गया, मतिमित्र कहा गया, भदंत कहा गया, महावादी या महान शास्त्रार्थी और साथ में महाकवि भी अशुघोष को माना जाता है। इनके बुद्ध चरितम और सौंदर्य नंदम काव्यों का पूर्वार्ध भाग काव्य प्रधान है, उत्तरार्ध भाग दर्शन प्रधान है। देखिए, काव्य प्रधान ऐसा भाग जिसमें काव्य की प्रधानता हो और ऐसा भाग जिसमें दर्शन शास्त्र की प्रधानता हो। दोनों प्रकार इनके महाकाव्यों में देखने को मिलते हैं। बुद्ध चरितम और सौंदर्य नंदम। बुद्ध चरितम और दूसरा ग्रंथ है सौंदर्य नंदम। इसका बुद्ध चरितम और सौंदर्य नंदम, इसका पूर्वार्ध भाग काव्य प्रदान है, जबकि उत्तरार्ध भाग दर्शन प्रदान है। बुद्ध चरितम और सौंदर्य नंदम नाम के ग्रंथों का पूर्वार्ध भाग काव्य प्रधान है, उत्तरार्ध भाग दर्शन प्रधान है। महाकवि अशुघोष बौद्ध भिक्षु थे, आचार्य थे। ये इनके ग्रंथों का नाम हम पढ़ते हैं, उसी से हमें अंदाज हो जाता है। संस्कृत भाषा के बौद्ध कवियों में अशुघोष का सर्वोच्च स्थान है, सबसे ऊपर का स्थान है। ऐसे बौद्ध कवि जिन्होंने संस्कृत भाषा में ग्रंथों की रचना की है, उनमें सबसे शिखर का कवि, सबसे उच्च कवि, सर्वोत्कृष्ट कवि अशुघोष को स्वीकार किया जाता है। अभी तक 2 बौद्ध कवियों को हमने पढ़ा,
महाकवि शुद्रक, मृच्छकटिकम, और दूसरा हमने पढ़ा है अश्वघोष। ये भी अंतर निकालने की बात है। जहां भी हमें अंतर निकालने की आवश्यकता हो, समझ करके पढ़ने की आवश्यकता हो, समझ करके पढ़ें। जो कंफ्यूजन आता है उसको लिख करके पढ़ें साथ वालों से, या जो अधिक जानता है उससे उस बात को शेयर करें, कंफ्यूजन को दूर करें। उसको लेकर ही नहीं चलना है। 2 महीने 3 महीने हो गए, वो दूर ही नहीं हो पा रहा, उससे तैयारी डिस्टर्ब रहती है। तो कंफ्यूजन को उसी समय या 1 या 2-3 दिन में ठीक करें, फिर आगे बढ़े। अश्वघोष को सम्राट कनिष्क का गुरु, सम्राट कनिष्क का राजकवि और दार्शनिक, ये तो इनका अन्य नाम था, ये भी माना जाता है। अश्वघोष सम्राट कनिष्क के गुरु रहे हैं। अश्वघोष सम्राट कनिष्क के दरबार में राजकवि रहे हैं। कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। उस चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष अश्वघोष रहे हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है। कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उसकी उपाध्यक्षता स्वयं अश्वघोष ने की थी। इस चतुर्थ बौद्ध संगति के संरक्षक कनिष्क, सम्राट कनिष्क थे, और इस चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। ये महाकवि अश्वघोष से संबंधित मुख्य विशेषताओं को हमने पढ़ा है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो विहेनसांग और इत्सिंग ये चीनी यात्री थे। इन्होंने भी अश्वघोष की रचनाओं की, स्वयं अश्वघोष की प्रशंसा की है। इन अश्वघोष को महाकवि कालिदास के समान वैदर्भी रीति का कवि माना जाता है। अर्थात महाकवि कालिदास और अश्वघोष वैदर्भी रीति के कवि हैं, वैदर्भी रीति के कवि हैं। साथ में महाकवि कालिदास और महाकवि अश्वघोष दोनों को ही उपमा अलंकार विशेष प्रिय है। महाकवि कालिदास और महाकवि अश्वघोष दोनों में 2 सामान्य विशेषताएं हैं। एक तो इनको उपमा अलंकार विशेष प्रिय है, दूसरा इनको वैदर्भी रीति से विशेष प्रेम है। ये 2 महाकवियों से संबंधित प्रश्न हमने पढ़े, महाकवि शुद्रक और महाकवि अश्वघोष। संस्कृत साहित्य के इतिहास में नाट्यकार भास हमने पढ़ लिया, महाकवि कालिदास पढ़ लिया, महाकवि शुद्रक पढ़ लिया और महाकवि अश्वघोष पढ़ लिया। आप जहां भी पढ़ रहे हैं अच्छा ही पढ़ाते हैं। आप उनके मार्गदर्शन में अच्छा पढ़ें। कन्फ्यूजन है उसको दूर करने का प्रयास करें। पिछले वर्षों के पेपर यदि आपको चाहिए, व्याख्या सहित चाहिए, इनकी बहुत अधिक आवश्यकता है, तो आप संस्कृत सरला पुस्तक से इनको प्राप्त कर सकते हैं। 2009 से 2023 तक के प्रश्न इस पुस्तक में हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के हैं, रीट और रीट पात्रता के हैं, संस्कृत और सामान्य शिक्षा विभाग के हैं। जब इस पुस्तक को आप पढ़ोगे तो उससे ही अंदाज लगेगा कि प्रथम श्रेणी का प्रश्न तृतीय श्रेणी में आ रहा है, तृतीय श्रेणी का प्रश्न द्वितीय में आ जाता है, द्वितीय का प्रथम में या तृतीय में आ जाता है। सामान्य शिक्षा विभाग का प्रश्न संस्कृत शिक्षा विभाग में रिवाइज है, संस्कृत शिक्षा विभाग का सामान्य शिक्षा विभाग में रिवाइज है। इसलिए इसको प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के अनुसार नहीं किया गया, सबको एक ही जगह लिख करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार के सुझाव हो तो आप 9928946539 पर दीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।